हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेक माइंड एक्सपर्ट पे। और ये वीडियो हाउ द वेब वर्क्स की लास्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि डीएनएस हमने कर लिया, एचटीटीपी कर लिया और वेबसाइट कैसे काम करती है ये आज दोपहर वाली वीडियो में आपने देख लिया। और ये जो पुटिंग इट ऑल टुगेदर ये अभी कर रहे हैं हम, ये वीडियो मैं शाम को डाल दूंगा। तो पुटिंग इट ऑल टुगेदर ये देखते हैं कि भाई जो कुछ आपने सीखा डीएनएस एचटीटीपी सब कुछ अभी एक जगह कर लेते हैं कि कैसे काम करते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि पहले मॉडल में बता रहे हैं कि आपने सीख लिया कि ब्राउजर कैसे काम करता है, रिक्वेस्ट कैसे जाती है। ठीक है, तो उसको समराइज करने के लिए है ये कि ये आपका ब्राउजर है। आपके ब्राउजर मतलब एक वेबसाइट आप ओपन करते हो और वो फिर मतलब डीएनएस सर्वर, डीएनएस के पास मतलब रिक्वेस्ट जाती है कि भाई इसकी आईपी मुझे दे दो। ठीक है, तो वो देता है आपको व्यू वेबसाइट और कनेक्ट टू वेब सर्वर। ठीक है, वेब सर्वर के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो। तो इसमें मतलब एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। और जो वेब सर्वर रिटर्न क्या करता है, मतलब एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट सीएसएस जिस तरीके की भी वेबसाइट बना रखी हो, जो भी उसमें यूज कर रखा हो वो आपको रिटर्न करता है। ठीक है, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लो जाके। अभी करते हैं इसको कंप्लीट। अदर लोड बैलेंसर, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लोड बैलेंसर होते क्या है। लोड बैलेंसर क्या हो गया भाई कि मान लो आपकी वेबसाइट और पॉपुलर वेबसाइट है आपकी, तो अगर उस पर बहुत ज्यादा यूजर आ गए तो वो एक तरीके से डीडोस हो जाएगा, उस पर अवेलेबल नहीं रहेगी, अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी वहां पे। ठीक है, तो इसके लिए लोड बैलेंसर काम में आते हैं। लोड बैलेंसर क्या करते हैं, मान लो ये आपका एक सिंगल सर्वर है। ठीक है, एडब्ल्यूएस मान लो, एडब्ल्यूएस का ले लो या फिर आपके पास 3 सर्वर है। तो लोड बैलेंसर क्या करता है, आपने वेबसाइट ओपन की youtube.com। ठीक है, आपने अपने ब्राउजर में youtube.com ओपन की, तो आपकी रिक्वेस्ट आप यहाँ पे गई लोड बैलेंसर के पास। लोड बैलेंसर क्या करता है, ये कई तरीके के काम करता है। या तो ये करता है जैसे वेटेड, और ये फिर राउंड रोबिन। तो इसमें क्या करता है, या तो ये सबको बराबर भेजता है कि एक रिक्वेस्ट यहाँ पे पहले भेजी, फिर कोई किसी और ने रिक्वेस्ट की यहाँ पे आई, फिर किसी और ने की यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज दी। ठीक है, और कई बार मतलब आप सेटिंग होती है ये। या फिर ऐसे करता है कि पहले इसको रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, ये मान लो ये 60% 70% आपने सेट कर दिया कि जब इतना इसके ऊपर लोड हो जाए कि 60-70% आपका सीपीयू यूज होने लग जाए, आपका सर्वर मतलब यूज हो जाए इतना, तो फिर आप सेट कर सकते हो कि लोड बैलेंसर सेकंड सर्वर के पास वो भेजने लग जाएगा जो भी रिक्वेस्ट आएगी। तो इससे क्या होता है कि मतलब जो लोड है वो हो गया इसके, इसमें और इसमें। तो भाई या तो एक सर्वर पे सारा का सारा लोड पड़े तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, और जब ज्यादा लोड आता है तो वो तीनों सर्वर पे चला जाता है। तो वेबसाइट भी काम करती है, अवेलेबिलिटी भी आपकी बची रहती है, वहां पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, कंपनी को लॉस भी नहीं होता किसी तरह का। और ऊपर से ये हेल्थ चेक भी करता है। ठीक है, कि कौन सा सर्वर सर्वर पे मतलब कितने सीपीयू यूसेज है, उसका कोई मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। ठीक है, अगर वो रिस्पोंड नहीं करता है तो कुछ टाइम के लिए ये उसके पास रिक्वेस्ट नहीं भेजता। मान लो ये सर्वर कि इसने हेल्थ चेक की, ये है लोड बैलेंसर आपका, इसने हेल्थ चेक की और ये काम नहीं कर रहा, तो ये कुछ टाइम के लिए इसके पास रिक्वेस्ट भेजना बंद कर देगा और इनके पास रिक्वेस्ट भेजेगा, इन दो के पास। ठीक है, ये काम होता है लोड बैलेंसर का। फिर है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सीडीएन के बारे में आपने सुना होगा भाई, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये क्या करता है कि ये आपका एक सर्वर है। ठीक है, ये सर्वर है और आप मतलब कोई इंडिया से है, कोई कहीं से है, मतलब अलग अलग कंट्री से यहाँ रिक्वेस्ट आ रही है, यहाँ आ रही है। तो सीडीएन क्या काम करता है कि भाई इतनी वो करने की बजाय आपका जो मतलब ट्रैफिक, सॉरी वो जो वेबसाइट का डाटा है उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में स्टोर कर देगा, अलग अलग जगह। ठीक है, कि मतलब ये देखो, जो आपकी जावास्क्रिप्ट इमेज वीडियो या कोई भी डाटा है उसको होस्ट करेगा थाउजेंड्स ऑफ सर्वर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और वहां से मतलब मान लो इंडिया में होस्ट कर दी, इंडिया में एक सीडीएन का एक सर्वर रखा है, ठीक है, नेटवर्क है। तो वहां पे अगर मैं इंडिया से करता हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, इंडिया के सर्वर पे जा रही है। यूएस से कोई कर रहा है तो वहां पे रिक्वेस्ट जा रही है। तो इस तरीके से ये काम करता है। फिर है डाटाबेस। डाटाबेस के बारे में आपने सुना होगा, माई एसक्यूएल, ठीक है, मोंगोडीबी, ग्राफक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल। ठीक है, इन सब के बारे में। तो इन्होंने क्या बता रखा है, इसमें क्या है, अब मतलब इंफॉर्मेशन सेव रहती है यूजर्स की।
और भी आप कोई फाइल सेव कर रहे हो, कुछ और सेव कर रहे हो। तो ये देखो कि इसमें मतलब प्लेन टेक्स्ट फाइल से लेके कॉम्प्लेक्स क्लस्टर्स या मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं स्पीड प्रोवाइड करवाने के लिए, अलग अलग चीजें जो कॉमनली मतलब डाटाबेस आपको देखने को मिलेंगे वो ये मिलेंगे। ठीक है, ये मान लो एक लिस्ट होगी भाई, यूजर्स की लिस्ट है यूनिवर्सिटी में। ये नाम है, फिर मतलब पास है या फेल है, उसका रोल नंबर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो इस तरीके का डाटा हो गया सेव। या जैसे आपने व्हाट्सएप से कोर्सेज वगैरह डाउनलोड किए होंगे मेरे, है ना, मैं लिंक देता हूँ, तो वो भी क्या हो गया, एक डाटाबेस क्रिएट करते हो आप, वहां पे अपलोड करते हो। फिर है वेफ। वेफ क्या करता है, ये फायरवॉल का काम करता है। ये सर्वर, आपके और सर्वर के बीच में बैठता है। ठीक है, ये वेफ सिट बिटवीन योर वेब रिक्वेस्ट एंड द वेब सर्वर। तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या रहता है कि मान लो बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज रहे हो आप, या आपने स्कैनिंग चला दी इस वेब, ये है, ये मान लो ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, इसके ऊपर आपने स्कैनिंग चला दी, 100 रिक्वेस्ट आ रही हैं, 100 रिक्वेस्ट, 200, मतलब भाई आपने एनवेब स्टार्ट कर दिया और कोई इसकी लिमिट सेट नहीं की, तो फायरवॉल क्या करेगा, वहां पे ब्लॉक कर देगा आपको। ठीक है, इसका यही काम होता है कि अगर कोई मतलब कुछ कोई अटैक ट्राई कर रहा हो, या ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं बहुत ज्यादा एक ही आईपी से, तो उसको बैन कर देगा। ठीक है, उसको ड्रॉप कर देगा, उसको सर्वर के पास भेजेगा ही नहीं, तो ये सर्वर काम करता रहेगा। यहाँ पे आप रीड कर सकते हो इसको। ठीक है, अभी ये पूछ रहा है कि स्टैटिक फाइल्स एंड स्पीड अप क्लाइंट। तो मतलब स्पीड अप करने के लिए आपकी वेबसाइट को, और होस्ट स्टैटिक फाइल्स, तो कौन से मतलब क्या यूज करते हो आप, सीडीएन, सॉरी, सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो लोड बैलेंसर क्या काम करता है, परफॉर्म कि होस्ट लाइव है या नहीं, हेल्थ चेक करता है वो। तो एक वेबसाइट को हैक होने से रोकने के लिए क्या यूज में आता है, वेब। अब यहाँ पे देखते हैं कि हाउ वेब सर्वर वर्क्स। तो जो वेब सर्वर है वो किस तरीके से काम करता है। तो ये देखिए, ए वेब सर्वर सॉफ्टवेयर दैट लिसन फॉर इनकमिंग कनेक्शन। ठीक है, ये वेबसाइट हम खोल रहे हैं, ट्राई हैकिंग का ये कर रहे हैं, तो ये भी एक सर्वर से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, उसके अंदर एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स होते हैं कंटेंट्स डिलीवर करने के लिए। और जो मोस्ट कॉमनली जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, अपाचे, एन, ये क्या है, एनजिनिक्स, आईआईएस और नोड जेएस। ठीक है, तो जो वेब सर्वर है वो फाइल्स को डिलीवर करता है आपके पास, उसके अंदर मतलब एक रूट डायरेक्टरी होती है। रूट डायरेक्टरी क्या है, मतलब स्लैश हो गया, वार www.html। ठीक है, इसके अंदर ये होगी आपकी रूट डायरेक्टरी। यहाँ पे फाइल से होती है, जो पिक्चर डॉट कॉम है मान लो, ये पिक्चर डॉट कॉम आपने कर ली, तो ये कहाँ से पिक कर रहा है, इसको इसको पिक कर रहा है यहाँ से, वार www.html, जहाँ पे आपके वेब सर्वर की रूट डायरेक्टरी है। लाइनक्स आप यूज करते होगे तो इसका आपको पता होगा। ठीक है, हम कई बार पाइथन 3 जो डैश एम http डॉट सर्वर भी यूज करते हैं ना, एंड उसमें विंडोज हैकिंग में हमने किया था। फिर वर्चुअल होस्ट क्या हो गया कि एक ही सर्वर पे आप हजारों वेबसाइट होस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वो किस तरीके से करोगे, मान लो फिर तो सर्वर की आईपी डालोगे तो वो तो वहां पे तो कुछ और ही ओपन होगा। अब 1000 वेबसाइट होस्टेड है, उनमें से आपको आपकी वेबसाइट ओपन करनी है, तो वो कैसे करोगे। तो क्या होता है, जब एचटीटीपी हेडर्स जाते हैं, तो उसमें ना होस्ट हेडर हमने पढ़ा था, पिछली वीडियोस अगर आपने देखी तो आपको पता होगा कि जो होस्ट हेडर होता है, ठीक है, होस्ट हेडर क्या काम करता है, उसको होस्ट हेडर में आप लिखते हो, ठीक है, कि हमें इस वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, तो फिर वो आपको लेके जाता है वहां पे, और वो ये मान लो 1000 वेबसाइट होस्ट है, तो वो किस तरीके से हो सकती है, उसके अंदर अलग अलग रहता है कि मान लो जो वेब सर्वर है उस पे एक ही वेबसाइट होस्ट है, तो वो कहाँ पे होगी, वार HTML में मान लो। लेकिन उस पे हजारों वेबसाइट हैं, तो वो कहाँ कैसे से होंगी, तो उनकी हर एक की एक अलग मतलब डायरेक्टरी होती है, फिर वो मैप करती है वेबसाइट से। जैसे 1.com एक वेबसाइट है, तो उसको मैप कर दिया वार
वेबसाइट वन, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ये नाम, ठीक है। और फिर कोई दूसरी वेबसाइट है 2.com, तो इसको मैप कर दिया वेबसाइट टू, इस तरीके से। और इसकी कोई लिमिट नहीं होती कि आप कितनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो एक उस पे, सर्वर पे। फिर है स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक हो गया कि एक सिंगल पेज, उसमें मतलब ज्यादा कुछ आपको नहीं मिलेगा, खाली एक पेज होता है, HTML पेज मान लो हो गया, ठीक है, जिसका कंटेंट चेंज ही नहीं होता है, ठीक है, स्टैटिक हो गया। और डायनेमिक क्या हो गया? डायनेमिक भाई आप मतलब यहाँ पे क्लिक करके कुछ फीचर निकाल रहे हो, ठीक है, या फिर कोई ब्लॉग पोस्ट है, जैसे मैंने रिफ्रेश किया, कोई यहाँ पे कोई नया कंटेंट आ गया, ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, तो वो ये हो गया स्टैटिक और डायनेमिक। स्क्रिप्टिंग एंड बैकएंड लैंग्वेज। तो स्क्रिप्टिंग और बैकएंड लैंग्वेज क्या होता है कि देयर इज नॉट मच ऑफ ए लिमिट टू व्हाट ए बैकएंड लैंग्वेज कैन अचीव, ठीक है। तो भाई बैकएंड लैंग्वेज मतलब क्या अचीव कर सकती है, ये समझ लो। ठीक है, तो ये वेबसाइट्स आप यूज कर सकते हो, मतलब भाई आप कुछ भी अचीव कर लो एक तरीके से, यूजर्स को एक कैसा भी कंटेंट दिखा लो बैकएंड लैंग्वेज का यूज करके। PHP, पाइथन, रबी, नोड जेएस, परल, और भी बहुत सारी लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करती हैं और फिर आपके पास डाटा भेजती हैं एक तरीके से। तो ये मान लो ये एक वेबसाइट है index.php, और index.php में मतलब आपने इस फाइल में आपके सर्वर पे ये डाल रखा है HTML बॉडी हेलो, और फिर ये PHP की ये डाल दी PHP इको गेट नेम। तो जो आपको आउटपुट शो होगा ना क्लाइंट को, ये होगा ब्राउजर के अंदर, आपको ये कोड नहीं दिखेगा, HTML बॉडी हेलो एडम स्लैश ये, ठीक है। तो मल्टीपल वेबसाइट अगर आपको होस्ट करनी हो तो क्या उसको बोलते हैं? वर्चुअल वर्चुअल सर्वर, वर्चुअल होस्ट, ठीक है। व्हाट इज द नेम फॉर द टाइप ऑफ कंटेंट दैट कैन चेंज? डायनेमिक, डायनेमिक हो गया। और तो क्या क्लाइंट बैकएंड के कोड को देख सकता है? नहीं। फिर है एक क्विज जो हमें पूरा करना है कि आपकी रिक्वेस्ट किस तरीके से जा रही है आपके ब्राउजर से, और किस तरीके से वो पहुंच रही है सर्वर के पास, कहाँ कहाँ से वो गुजर के जाएगी। मान लो पहला किया हमने कि रिक्वेस्ट डाली tryhackme.com की अपने ब्राउजर में, तो फिर हमारा जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है आपका, तो वो क्या करता है, आपका मोबाइल है, कुछ भी ला लो, तो वो सबसे पहले अपने लोकल कैश में देखता है कि क्या पहले आपने कभी उस पर विजिट किया था, क्या उसकी IP एड्रेस मेरे पास है। वो नहीं मिली मान लो, तो फिर कहाँ जाती है ये रिकर्सिव DNS सर्वर, ठीक है। फिर ये कहाँ पे जाती है, आपके ISP ने जो DNS मतलब सर्वर आपको दे रखा है वहां पे जाएगी, या आप अपनी तरफ से डालते हो गूगल का, या जैसे 111 डाल दिया, या 8.8.8 ये डाल दिया, तो यहाँ पे भी नहीं मिली। तो फिर क्या होता है, ऑथोरेटिव DNS सर्वर फिर क्वेरी हो जाती है कि रूट सर्वर के पास। रूट सर्वर क्या देता है? ऑथोरेटिव DNS नेम सर्वर देता है। ऑथोरेटिव, ये मिलते हैं हमें, ये मिलने के बाद ये हमें एक IP सजेस्ट करता है कि ये IP है आपकी, आप इस पे विजिट कर सकते हो। तो उसके बाद क्या आता है कि कनेक्ट टू वेब सर्वर। अभी देखते हैं हम, वेब सर्वर रिसीव टिकट रिक्वेस्ट। यहाँ पे क्या आएगा भाई, वेब सर्वर रिक्वेस्ट फास्ट थ्रो फायरवॉल, ठीक है। तो इसके बाद कहाँ पे मतलब IP आपको मिल गई, IP मिलने के बाद आपकी रिक्वेस्ट जाती है वेबसाइट के पास, तो उससे पहले फायरवॉल के थ्रू गुजरेगी वो, फायरवॉल के थ्रू गई। अगर आपकी मतलब फायरवॉल को कुछ लगा कि भाई आप अटैक वटैक कर रहे हो, तो आपकी यहीं पे ड्रॉप हो जाएगी रिक्वेस्ट।
इसके बाद जाने के बाद कहाँ पे गई? लोड बैलेंसर के पास गई। लोड बैलेंसर क्या करता है? आपके अलग-अलग सर्वर के पे भेज देता है, ठीक है? लोड को बैलेंस करने के लिए। फिर मतलब आप कनेक्ट होते हो वेब सर्वर के साथ ऑन पोर्ट 80 और मतलब एचटीटीपीएस यूज कर रहे हो या एचटीटीपी, वो डिपेंड करता है। तो फिर वेब सर्वर रिसीव दी गेट रिक्वेस्ट मिलती है उसको, और यहाँ पे वो डाटाबेस के साथ बात करता है और आपको आपकी वेबसाइट आपके ब्राउजर में दिख जाती है, रेंडर हो जाती है। तो ये मिल गया हमें इसका आंसर, यहाँ पे डालते हैं। ओके, तो हमारा ये हो गया कंप्लीट रूम, और अभी फाइल इंक्लूजन के ऊपर आते हैं हम, ठीक है? 15 मिनट की वीडियो होगी, और ज़्यादा बड़ी वीडियो आई थिंक आप एक भी वीडियो नहीं देखते हो, तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फाइल इंक्लूजन, इसके बारे में समझेंगे, आरएफआई, एलएफआई, ठीक है? रिमोट फाइल इंक्लूजन और लोकल फाइल इंक्लूजन का क्या होता है, किस तरीके से आप डिटेल्स निकाल सकते हो किसी भी सर्वर में अगर ये बग है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ठीक अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दो और शेयर कर दो।